नमस्ते बच्चों, क्लास 9 के सभी बच्चों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हम लोग जैसा कि उत्तक के बारे में जाने थे और उत्तक के सभी प्रकारों को हम लोग 1 बाय 1 देखे थे पिछले वीडियोस में। उसके बाद आज हम लोगों को देखना है फ्लोएम के विषय में। फ्लोएम क्या होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और इसे अपने नोटबुक पर राइट डाउन करना ना भूलें और 1 बाय 1 आप एक अच्छा सा नोट्स बनाएं। हीट वेव भी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बढ़ रही है और ऐसी स्थिति में आप अपने घर में बैठकर और आराम से एक अच्छा खासा नोट्स बनाएं और मन लगाकर पढ़ें। इसी शुभकामना के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे आज अगले टॉपिक पर, फ्लोएम। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि फ्लोएम में क्या होता है। अगला टॉपिक है जाइलम के बारे में हम लोग जान चुके थे पिछले वीडियो में, तो इस वीडियो में हम लोग जानते हैं फ्लोएम। तो फ्लोएम उत्तक में भी 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। नोट करेंगे इसे कि फ्लोएम उत्तक में भी 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। उन चारों के नाम क्या हो गया? पहला हो गया सिव ट्यूब, 1 नंबर। इन्हें नोट करते और याद करेंगे, रिपीट करेंगे। सिव ट्यूब फ्लोएम का पहला कोशिका हो गया। दूसरा हो गया कंपेनियन कोशिकाएं। तीसरा हो गया फ्लोएम पेरेन्काइमा, यह सेकेंड हो गया। थर्ड हो गया और फोर्थ में हो गया फ्लोएम फाइबर। इन चारों से मिलकर के फ्लोएम उत्तक बना है। तो इन चारों को आप लोग राइट डाउन कर लें, वीडियो को पॉज करके, और इन्हें लिखना ना भूलें और 1 बाय 1 आप नोट्स बनाते चलें। इसके बाद प्रश्न उत्तर भी आपको मैं लिखा दूंगा, बना दूंगा। पहले हम लोग सारे टॉपिक को चैप्टर वाइज एनालाइज कर रहे हैं और उसके बारे में जान रहे हैं कि किसकी कौन सी प्रक्रिया है और क्या किसका उपयोग है। तो अब आते हैं हम लोग पहला इसका कि फ्लोएम के पहले टॉपिक में जैसे कि हम लोग सीखें। अब पहला देखिए, पहला हो गया सिव ट्यूब। अब सिव ट्यूब किसे कहते हैं कि चालनी नलिकाएं या सिव ट्यूब को ही बोलते हैं चालनी नलिकाएं। वैसी नलिकाएं को सिव ट्यूब बोलेंगे। तो चालनी नलिकाएं या सिव ट्यूब की कोशिकाएं लंबी तथा पतली कोशिका भित्ति वाली कोशिकाएं हैं। सिव ट्यूब की जो कोशिका होती है वह लंबी होती है और पतली कोशिका भित्ति वाली कोशिका है। सिव ट्यूब की कोशिकाएं एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर नलिका के समान की रचना बनाती है। सिव ट्यूब की कोशिकाएं एक के ऊपर एक व्यवस्थित होता है और यह एक नलिका ट्यूब के समान की संरचना बनाती है। अब 2 कोशिकाओं के बीच स्थित अंतःभित्तियों में अनेक छिद्र उपस्थित होते हैं जिन्हें चलनी पट्टिका या सिव प्लेट्स कहते हैं। इस तरह से इनका मुख्य रूप से कार्य हो गया कि कोशिका द्रव में बहुत सारे चलनी पट्टिकाओं पर जो छिद्र पाए जाते हैं जो संपर्क में लाते हैं और इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है जो कि आदान प्रदान क्रिया में मदद करती है। अब दूसरा हम लोग आते हैं सेकंड, देखते हैं सेकंड में क्या दिया, कंपेनियन कोशिकाएं। अब कंपेनियन कोशिका क्या है? इन कोशिकाओं को सहचर, कंपेनियन कोशिकाओं को सहचर कोशिका भी कहते हैं। यह कोशिका सिव ट्यूब की सहयोगी कोशिका है, यानी मुख्य रूप से सिव ट्यूब की सहयोगी कोशिका जो होती है उसे कंपेनियन कोशिका कहते हैं। कंपेनियन कोशिकाएं पतली भित्ति वाली कोशिकाएं हैं जिनके कोशिका द्रव में एक बड़ा केंद्रक उपस्थित होता है। इनके कोशिका द्रव का संपर्क सिव ट्यूब के कोशिका द्रव में होता है, इस कारण से चलनी नलिकाएं जीवित होती है। तो यह दूसरा जो हो गया यह सहयोगी कोशिका होता है। अब बढ़ते हैं तीसरे बिंदु की तरफ। तीसरा हो गया फ्लोएम पेरेन्काइमा। अभी इसके बारे में जानने, फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या है। तो फ्लोएम पेरेन्काइमा की कोशिकाएं जो होती है, फ्लोएम पेरेन्काइमा की कोशिकाएं फ्लोएम उत्तकों के बीच पाई जाती है और फ्लोएम पेरेन्काइमा की कोशिकाएं लंबी तथा पतली दीवार वाली होती है। तो ये तीसरा हो गया। और चौथा हो गया फ्लोएम फाइबर। जाइलम कोशिका फाइबर की जो कोशिका होती है ना, तो जाइलम फाइबर की कोशिकाओं के समान फ्लोएम फाइबर भी मृत कोशिकाएं होती हैं। इसमें नोट करेंगे कि फ्लोएम फाइबर जो होते हैं ना वो भी कैसी कोशिका होती है, तो मृत कोशिकाएं होती हैं। इनका मुख्य कार्य फ्लोएम उत्तकों को मजबूती एवं सहारा प्रदान करना होता है। तो ये आपका हो गया फ्लोएम उत्तक। अब फ्लोएम उत्तक का एक डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। ये रहा स्क्रीन पर फ्लोएम उत्तक का अनुप्रस्थ सेक्शन, इसे आप अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करें। अब इसमें कहाँ पे क्या दिया देखिए, फ्लोएम उत्तक
के अंतर्गत सहचर कोशिका, ये जो डॉटेड लाइन है इसको बोलेंगे सहचर कोशिका। ये चालिनी रंध्र हो गया दूसरा। ये तीसरा हो गया, ये जो स्पेस खाली जगह इसको मृदुतक कोशिका बोलते हैं। और इसके बीच में जो एक केंद्रक हो गया, बीच में मृदुतक कोशिका का केंद्रक यह बीच में आ गया। इस तरह से चालनी रंध्र इसको कहेंगे। और चालनी रंध्रों सहित चालनी पट्टिका यह हो गई, और सहचर कोशिका यह। इस तरह से हम लोग फ्लोएम ऊतक का अनुप्रस्थ सेक्शन का एक डायग्राम अपने कॉपी में नोटबुक में राइट डाउन करेंगे, इनको वीडियो को पॉज करके, और ये वाला डायग्राम आप बना लेंगे। बढ़ते हैं आगे कि फ्लोएम के कार्य क्या है, फंक्शन। तो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा संश्लेषित भोज्य पदार्थ फ्लोएम द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाए जाते हैं। यानी जो पौधा प्रकाश संश्लेषण के बाद भोजन का निर्माण करती है, उस सभी भोज्य पदार्थ यानी कि उनके ग्लूकोज और शर्करा फ्लोएम द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। फ्लोएम इन पदार्थों को संग्रह अंगों तक ले जाने और संग्रह अंगों से पुनः पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। फ्लोएम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। इस प्रकार फ्लोएम द्वारा पदार्थों का परिवहन दोनों दिशाओं में होता है। यानी कि फ्लोएम जो होता है ना, वो 2 वे डायरेक्शन होता है। वन, ये ऊपर और नीचे 2 वे डायरेक्शन में फ्लोएम का काम होता है। और जाइलम जो होता है वो 1 वे डायरेक्शन होता है, क्योंकि जड़ में पाया जाता है, और फ्लोएम का काम है कि ऊपर पत्तियों में पाया जाता है। इस तरह से इसको हम 2 वे डायरेक्शन बोलते हैं। अब आते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में जानते हैं कि रक्षी ऊतक किसे कहते हैं। इन सभी ऊतकों के अलावे पौधे के बाह्य सतह पर रक्षी ऊतक प्रोटेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, है ना। अब रक्षी ऊतक किन्हें कहते हैं, रक्षी ऊतक को बोलते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। रक्षी ऊतकों के अंतर्गत बाह्य त्वचा तथा कॉर्क आते हैं। बाह्य त्वचा रक्षी ऊतक, इसको नोट करेंगे कि बाह्य त्वचा एपिडर्मिस और कॉर्क आते हैं। अब बाह्य त्वचा क्या है इसको देखें। एपिडर्मिस की कोशिकाएं प्राय पौधे के तने, जड़ों, पत्तियों, फूलों इत्यादि के बाह्य सतह पर पाए जाते हैं। एपिडर्मिस की सतह क्यूटिकल के द्वारा ढकी होती है। क्यूटिकल मोम के समान का पदार्थ है। इस तरह से यह क्या हो गया, एपिडर्मिस की कोशिकाएं प्रायः पौधे के तने, जड़ों, पत्तियों, फूलों इत्यादि के बाह्य सतह पर पाए जाते हैं, जिसे बाह्य त्वचा कहते हैं। इसका मुख्य रूप से काम क्या हो गया कि यह एपिडर्मिस की मोटाई शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों में अधिक होती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि कम होती है। तो ये हो गया बाह्य त्वचा, जिसको हम प्रोटेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इसके कार्य क्या हो गया, अब कार्य को नोट करें कि एपिडर्मिस का मुख्य कार्य पौधे को सूखने से बचाना होता है। एपिडर्मिस बाह्य त्वचा का जो मुख्य कार्य होगा ना, ये पौधे को सूखने से बचाता है, रोगाणु और संक्रमण से सुरक्षा करता है, रक्षा प्रदान करता है। एपिडर्मिस की कोशिकाओं के बीच में स्टोमेटा पाए जाते हैं। इन्हीं के बीच में स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा हुआ क्या, इसका क्या कार्य है, तो स्टोमेटा के बारे में देखिए कि पत्तियों के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। पत्तियों के एपिडर्मिस में जो छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा 2 गार्ड कोशिकाओं द्वारा घिरी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। अब गार्ड कोशिकाएं जिसे किडनी के आकार की होती है, दोनों गार्ड कोशिकाओं में अवतल सतह एक दूसरे के सामने होते हैं, जिसके बीच स्टोमेटा छिद्र के रूप में बाहर की ओर खुलते हैं। इसका कार्य क्या हो गया, तो गार्ड कोशिकाओं के सिकुड़ने तथा फैलने में स्टोमेटा छिद्र खुलते तथा बंद होते हैं। यहाँ देखिए, यही हो गया स्टोमेटा का, जो इसको बोलते हैं रक्षी कोशिकाएं, और यह स्टोमेटा रक्षी कोशिका हो गई। तो एक बार इसको आप देख लें कि यह किस तरह से कार्य करती है। रक्षी कोशिका हो गया, एपिडर्मी कोशिका हो गया, इसको स्टोमेटा रक्षी कोशिकाएं बोलेंगे। अब आते हैं अगले कॉर्क की तरफ बढ़ते हैं। स्टोमेटा कोशिकाओं की कार्य के बारे में बात की जाए, तो स्टोमेटा जो होती है ना, वो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती है, जिसके द्वारा श्वसन के दरमियान गैसों का आदान प्रदान होता है। अब कॉर्क के बारे में जानते हैं। कॉर्क क्या है, द्विबीजपत्री पौधे की आयु जैसे जैसे बढ़ती है, इनके तनों पर पाए जाने वाले सुरक्षात्मक आवरण में परिवर्तन होता है। तने पर उपस्थित एपिडर्मिस का स्थान
मेरिस्टेमेटिक कॉर कैम्बियम के द्वारा ले लिया जाता है। यही जो हो गया ना, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ेगी ना, तो उसमें तने पर एक सुरक्षात्मक आवरण होगा जिसे हम रक्षी ऊतक या कॉर्क कहते हैं। और इसका काम क्या है कि रक्षी कॉर्क की कोशिकाओं के बीच अंतःकोशिकीय स्थान अनुपस्थित होते हैं। इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में सुबेरिन नामक रासायनिक पदार्थ का जमाव होता है। और सुबेरिन क्या करेंगे, सुबेरिन की उपस्थिति के कारण ये कोशिकाएं जल तथा हवा के लिए अपारगम्य होते हैं, उनकी नमी को बना के रखते हैं, स्टॉक को जमा करते हैं। तो ये हो गया रक्षी ऊतक। छाल जो बाहर, पेड़ के बाहर जो होते हैं ना, जिनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, फटी हुई एपिडर्मिस, जैसे आप आम का पेड़ देखें या कोई भी शीशम का पेड़ देखें या कोई पेड़ का जो बाहरी छाल होता है, उसमें आपको फटा हुआ अलग अलग स्पॉटेड लाइन दिखेगा, कटा हुआ। इसी को बोलते हैं रक्षी ऊतक, जो अंदर की नमी को बाहर आने से रोकता है और सुरक्षा प्रदान करता है। इस तरह से हम लोगों ने जाइलम और फ्लोएम के बारे में जाना। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जंतु ऊतक के बारे में। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग 1 by 1 नोट्स भी बना लेंगे और इस तरह से आपको एक अच्छा खासा नोट्स बन जाएगा। और क्लास 9 का आपको घर पे रहते हुए आप सारे नोट्स को बनाएंगे, फिर हम लोग आगे देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे जंतु ऊतक के विषय में। तो इसे आप फटाफट नोट करना ना भूलें, अपने कॉपी में राइट डाउन करें और नोट्स बनाएं। हम अपने सभी बच्चों को बताते हैं कि वीडियो को आप देखें और इससे नोट्स बनाएं। और इसके साथ ही यह चैप्टर वाइज एनालिसिस हो गया जो आप घर पे कर सकते हैं। फिर डिटेल में भी आपको इसके बारे में क्वेश्चन आंसर लेकर मैं उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।